गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार हम आपको फिर से अपने परिचय दिखा देते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड पे मेरा परिचय जो दिया हुआ है, जैसे इसके पहले जो हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से क्लास 10 के फर्स्ट लेसन में 4 सीरीज में मैंने उसको कंप्लीट किया था। और मैं दूसरा सब्जेक्ट दूसरा इस अभ्यास शुरू करूँगा, सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी जो होता है यह व्यवहार के रूप में कैसे होता है, इसको हम सीरीज 5 के रूप में लेके आए हुए हैं। जैसे आप जानते हैं मेरे परिचय के बारे में कि मैं बालेश्वर सर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीभाता उसका गांव बिहार, और मैं ऐसे प्रॉपर माझागढ़ का निवासी हूं। और आप जो भी पीछे के सब्जेक्ट्स के जो कुछ भी छूटा हुआ है, चाहे वो आपका 9 क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 10 क्लास का हो, 10+2 का हो, आप उसको सर्च कर सकते हैं बाई सब्जेक्ट के रूप में। जैसे आप देख रहे हैं कि 10 क्लास में मैथ्स बाई बालेश्वर सर क्लास 10, संस्कृत बाई बालेश्वर सर क्लास 10 एंड पॉलिटिकल साइंस बाई बालेश्वर सर क्लास 10। एनी सब्जेक्ट यू कैन सर्च फॉर एनी क्लासेस, अंडरस्टैंड, एंड यू स्टडी विथ द हेल्प ऑफ माई चैनल। आप किसी भी क्लास के किसी भी चैनल किसी भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाकर। लेकिन एक बात याद रखें जरूर कि आप जब भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी मेरे वीडियोज अपलोड होते रहेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे कि अभी फिलहाल में कौन सा वीडियोज अपलोड हुआ है, जिस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पर बैठे हुए कुछ बेहतर ढंग से अध्ययन कर सकें। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आज के डेट में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना आप लोगों के साथ है कि आप स्वस्थ हैं तो समझिए कि हम लोग भी सुरक्षित हैं, हम सब लोग सुरक्षित हैं। आप अपने माता पिता के लिए सुरक्षित हैं तो समझिए आपके यानी कि आपके घर पे रहना ही आपका मूल दायित्व आज के डेट में है। इसके पहले घर से बाहर आपको विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन अब प्रेरित किया जा रहा है कि जब तक यह लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है आप घर पे बने रहें और घर पे बैठ के ही आप ऑनलाइन क्लास का मजा लेते रहें। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी आखिर में है क्या। जो 10 क्लास में आपका सबसे हेडिंग हुआ कि सत्ता में साझेदारी, तो इसमें सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी। आप समझ रहे हैं कि सत्ता क्या होता है, सत्ता तो समझ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार में सत्ता है, किसके हाथों में है, तो नीतीश कुमार के हाथों में है। आप यूपी में देखिए तो सत्ता यानी कि जिस पार्टी के हाथों में, जिस दल के हाथों में शासन व्यवस्था है, समझिए कि उसके हाथों में सत्ता है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होता है, सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या औचित्य होता है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ निर्धारित सिद्धांतों को, मान्यताओं को, संस्थागत संरचना पर आधारित होती है। उसकी एक मान्य राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है, और उस मान्य राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थागत संरचना के सैद्धांतिक पक्षों की जानकारी के बाद हम इसे कह सकते हैं कि उसकी राजनीतिक प्रक्रिया की जानकारी आवश्यक हो जाती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के, जो भी लोकतंत्र होता है, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल में सत्ता की सहभागिता का प्रयत्न किया जाता है। और सत्ता की सहभागिता का जो प्रयत्न किया जाता है एक लोकतांत्रिक राजनीति में समुचित रूप से या समुचित साझेदारी के लिए यह आवश्यक होता है कि सत्ता की वास्तविक रूप से सहभागिता का स्वरूप क्या होता है, और सत्ता जो होता है उसका सहभागिता का स्वरूप क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। यहाँ इस अध्याय का मुख्य विषय वस्तु होगा, और इस विषय वस्तु में हम ये देखेंगे कि विश्व के प्रत्येक देश होते हैं, कि विश्व के प्रत्येक देश में विविधता और विभिन्नताएं कायम रहती है। देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग देशों में विविधताएं होती है, और हर संभव प्रयास के बावजूद भी वहाँ विविधताओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए। लेकिन जो विभिन्नताएं होती है उस विभिन्नताओं को समाप्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और जब समाप्त नहीं किया जा सकता है तो लेकिन इन्हें हम सीमित करने का तो प्रयास कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन विविधताओं या विभिन्नताओं का समायोजन विविध समुदायों को सत्ता में सहभागिता प्रदान करके किया जाता है। इसके लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कई प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। इस क्रम में हम बातें करेंगे कि सर्वप्रथम सत्ता विभाजन के प्रतिमान के रूप में कि जो कुछ देशों के संदर्भ में यानी कुछ देशों में यह कायम होता है, उन पर विचार अगर करेंगे तो देखेंगे उसमें आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि भाषा, जनसंख्या, धर्म इत्यादि पर आधारित सत्ता के विभाजन इन देशों के लिए
मुख्य रूप से कायम होता है और उनका समायोजन उन राज्यों में किस प्रकार से किया जाता है, जो समायोजन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तथा उनका परिणाम सामने आया है, या हम लोग देख सकते हैं कि इसका परिणाम भी सामने आया। इस क्रम में हम सर्वप्रथम एक देश का नाम रखते हैं, जिस देश की हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके बारे में कुछ अनुमान लगाएंगे। जैसे बेल्जियम का नाम सुने हैं, श्रीलंका का नाम सुने हैं, तो बेल्जियम का ये उदाहरण लेते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की सहभागिता के प्रतिमान पर अगर हम विचार करें तो क्या उसमें हम विचार कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बेल्जियम, आखिर में बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम में सत्ता के संदर्भ में, यानी कि हम बेल्जियम पे बात करेंगे। बेल्जियम, तो बेल्जियम जो है इस पे हम किस तरह के, जैसे बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महादेश देखें, जैसे आप जानते हैं कि विश्व में 7 महादेश हैं, 7 महादेश में यूरोप एक महादेश है, तो यूरोप के एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। तो इस देश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम की जनसंख्या अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ है। कुछ इससे भी छोटे देश हैं जिसकी जनसंख्या बिल्कुल कम है, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। जो भारत के हरियाणा राज्य आप देख रहे हैं, हरियाणा का नाम सुने हैं, तो हरियाणा राज्य की जनसंख्या करीब आधा माना जा सकता है कि आधा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ऐसे जनसंख्या भी तो हरियाणा से आधा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से भी उसका क्षेत्रफल छोटा है, जिस देश का नाम बेल्जियम है। इस देश के उत्तर में आप देखेंगे कि इसके उत्तर में नीदरलैंड है, तो दक्षिण में फ्रांस है, पूर्व में देखेंगे जर्मनी है, तो पश्चिम में क्या है, इंग्लिश चैनल, और जिसे लग्जमबर्ग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश चैनल या एवं लग्जमबर्ग है। लेकिन इस छोटे से देश का निर्जातीय संरचना अत्यधिक जटिल है। कैसे जटिल है, तो इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या, यानी जो 1 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या डच भाषा बोलने वालों की है। और डच भाषा बोलने वालों की है, उनकी संख्या उस देश की कुल आबादी का 59% है। डच भाषा बोलने वालों की संख्या कुल 59% है, जो फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करती है। और फ्रेंच भाषा भाषियों की जो हम जनसंख्या देखें तो वहाँ उनकी जनसंख्या 40% है, जो बोलोनिया क्षेत्र में निवास करती है। फ्रेंच बोलने वाले लोग कहाँ निवास करते हैं, तो बोलोनिया में निवास करते हैं। जर्मन भाषा भाषी लोग मात्र 1% है। जर्मन भाषा बोलने वाले मात्र कितने हैं, 1% है, जो मिला के आपके कितने हो गए, 40, 1, 41 और 59, आपके 100 हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। बेल्जियम की राजधानी आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग डच भाषा भाषी हैं, और 80% लोग डच भाषा भाषी है, जहां सिर्फ 20% लोग ही डच भाषा बोलते हैं। जहां तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है कि तुलनात्मक दृष्टि से अगर फ्रेंच भाषा भाषी ज्यादा समृद्ध, शक्ति संपन्न लोग हैं, जबकि डच भाषा बोलने वाले लोगों की आर्थिक विकास, डच भाषा जो बोलते हैं उनके आर्थिक विकास और शैक्षिक विकास काफी विलंब से हुआ, बहुत देर से हुआ। और स्वाभाविक तौर पर डच भाषा भाषी लोग में काफी असंतोष रहा है, यानी उनके अंदर काफी असंतोष की प्रवृत्ति रही है। समय समय पर वे अपने असंतोष को अभिव्यक्त विभिन्न रूपों में किया करते हैं, और इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति 1950 और 1960 के दशक में हुई, जो डच भाषा भाषी लोगों के एवं जो फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच तनाव का एक कारण भी बना था। यानी 1950 और 60 के दशक में देखने के लिए मिला है। वहां इस तनाव की तीव्र रूप राजधानी, यानी तीव्र अगर रूप कहा जाए, राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला, क्योंकि वहां की समस्या जटिल थी। राजधानी क्षेत्र में डच भाषा भाषी जो लोगों की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन समृद्धि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फ्रेंच भाषा भाषी की तुलना से वे कमजोर थे। बेल्जियम के राजनीतिक नेतृत्व ने इस क्षेत्रीय विभिन्नता में कहा जाता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता, और सांस्कृतिक विभिन्नता से उत्पन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने में राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। और 1970 से 1993 ईस्वी में आप देखेंगे कि इस बीच में समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां 4 संवैधानिक संशोधन भी किए गए। यानी कितने समय में, 1970 से लेकर 1993 के बीच में, यानी कि आपके 23 वर्षों के अंदर 4 संवैधानिक संशोधन किए गए। और इन संशोधन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वहां निवास करने वाले लोग सच्चे अर्थों में बेल्जियम को अपनी मातृभूमि समझ ले, वहीं इस देश में अपने को पराया न समझे, क्योंकि जब वो पराया समझने लगेंगे तो समझिए कि देश का जो विकास है वहां अवरुद्ध हो जाएगा।
तभी आपस में मिलजुल कर सद्भावनापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बेल्जियम के राजनीतिक नेतृत्व ने प्रभुत्व यानी प्रबुद्ध ढंग से एक कल्पनाशील राजनीति के रूप में यानी यह व्यवस्था स्थापित की जो आज विश्व के किसी भी देश में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बेल्जियम में वर्तमान शासन पद कई बातों पर निर्भर करता है, जिसको हम अलग अलग पॉइंट करके हम दर्ज भी कर सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि बेल्जियम के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वहां के केंद्रीय सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषा भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। किसी निर्जातीय को प्रभावित करने वाले किसी कानून के निर्माण के लिए यह आवश्यक होगा कि दोनों प्रमुख भाषा भाषी समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में, यानी जो सांसद होंगे उनका बहुमत उनके पक्ष में निश्चित रूप से हो। इस प्रकार मात्र संख्या के आधार पर एक भाषा भाषी सांसद कोई एक तरफा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो सके, और इस प्रकार के किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों भाषा भाषी सांसदों का बहुमत वहां अनिवार्य माना गया। इसलिए अनिवार्य माना गया कि जब तक दोनों का नहीं होगा, तब दोनों का सदस्यता नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि निश्चित रूप से वहां एकरूपता और एकजुटता नहीं देखने के लिए मिल पाएगी। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात में देखेंगे कि केंद्र सरकार यदि है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के अलग अलग क्षेत्रों जैसे फ्लेमिश आप देख रहे हैं बोलोनिया क्षेत्र में क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान कर दिया गया है। वे क्षेत्रीय राज्य सरकारें, जो क्षेत्रीय राज्य है वह सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व वहां पे कायम है। तीसरा बात आप देख सकते हैं कि इन दोनों अलग ब्रुसेल्स में सरकार है और जिनमें दोनों भाषा भाषी समुदाय को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने राजधानी ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व कि इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, क्योंकि डच भाषा भाषी समुदाय द्वारा केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया था। और जब बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया था, जैसा कि हमने जैसे खंड क में यानी कि पहले पॉइंट में दूसरे पॉइंट में देखा है। इसके बाद आप चौथे पॉइंट के रूप में कह सकते हैं कि बेल्जियम में केंद्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी कार्यरत है। इसे सामुदायिक सरकार भी कहा जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। डच, फ्रेंच अथवा जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वे देश के किसी भी भाग में निवास करते हों, वे इस सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को सामुदायिक जो विषय होता है जैसे भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से आप देखेंगे कि सत्ता की जो साझेदारी है के लिए बेल्जियम का प्रतिमान यानी एक मॉडल के रूप में हम कह सकते हैं काफी जटिल प्रतीत होता है। निश्चित ही प्रतिमान काफी जटिल है, फिर भी हम ये कह सकते हैं वहां निवास करने वाले लोगों को इस बात को स्वीकार करना है कि वहां जो निवास करने वाले लोग हैं इस बात को स्वीकार कर ही लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की जटिलता के बावजूद वहां के प्रतिमान यानी जो मॉडल है काफी बदल रहा है। वो मॉडल इस तरह से बदला हुआ दिखता है। इस मॉडल के लागू होने के परिणाम स्वरूप ही वहां गृह युद्ध की आशंका और वहां विराम लग गया है। अन्यथा इस बात का भय बना हुआ था कि बेल्जियम भाषा के आधार पर कहीं दो अलग अलग राज्यों के में विभाजन न हो जाए, जैसा कि बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना स्वतंत्र राज्य बनने का अन्य कारण में से एक प्रमुख कारण था। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो बना पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान जो था एक अलग राज्य बना, तो इसमें से एक कारण था क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान द्वारा बांग्ला बोलने वालों पर उर्दू थोपने के कारण वहां विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो लोग बांग्ला बोलते थे और वहां उर्दू उन लोग पर थोपा जाने लगा, जिसका कारण यह हुआ कि वहां विद्रोह उत्पन्न हो गया। और विद्रोह इस प्रकार से होने लगा कि स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण में भाषा एक प्रमुख कारण देखने के लिए मिला। आज बेल्जियम में शांति और व्यवस्था कायम है। वहां अलग अलग भाषा भाषी साथ मिलकर देश को सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है। सभी लोग एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। एक प्रकार यह भी कहा जा सकता है, एक अलग तरह से भी हम कह सकते हैं कि वहां सत्ता में सभी भाषा भाषी लोगों को की समान भागीदारी ने देश को ज्यादा शक्तिशाली बनाने में भरपूर सहयोग किया है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में आप देख सकते हैं इसी तरह का उदाहरण।
जैसे आपने अभी तक देखा बेल्जियम का, अब हम देखेंगे श्रीलंका की बात कि भारत के दक्षिण में स्थित, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण में स्थित एवं एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित श्रीलंका, एशिया महादेश के भी दक्षिणी भाग में स्थित है श्रीलंका, एक द्वीपीय देश है, द्वीप की तरह वह देश है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी भारत के हरियाणा राज्य के लगभग बराबर अर्थात 2 करोड़ के समतुल्य है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ का समतुल्य है, क्योंकि अभी मैंने बेल्जियम में जिक्र किया था कि हरियाणा की आबादी के आधा बेल्जियम है, तो बेल्जियम में जब 1 करोड़ था तो हरियाणा में 2 करोड़ है, तो लगभग उसके समतुल्य यानी हरियाणा के समतुल्य आपके श्रीलंका की जनसंख्या है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी विभिन्न निर्जातीय यानी निर्जातीय जो समूह निवास करते हैं, वहां का सबसे बड़ा एवं प्रमुख निर्जातीय समुदाय सिंहलियों का है, सिंहली समुदाय के लोग हैं और वहां की कुल जनसंख्या का 74% आबादी, जितनी जनसंख्या है उसका 74% आबादी इस समूह के लोगों का है जो सिंहली समुदाय के हैं, 74% सिंहली समुदाय वाले हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्जातीय समूह तमिल है और तमिल जो है, तमिलों की आबादी 18% है। तमिलों के भी 2 समूह है, श्रीलंकाई तमिल एवं भारतीय तमिल। वहां तमिल जो है, जो 18% जनसंख्या में निवास करते हैं, उसके भी 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक श्रीलंका के जो मूल तमिल निवासी हैं, एक भारत के तमिल निवासी हैं जो भारतीय तमिल निवासी हैं। तो इस तरह श्रीलंकाई जो तमिल हैं कि कुल जनसंख्या तमिलों की जनसंख्या से 13% है, शेष 5% जनसंख्या यानी तमिल जनसंख्या भारतीय सैनिक तमिलों का है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासनकाल में ब्रिटिश सरकारों द्वारा श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए लाए गए भारतीय तमिलों को ही यह संतति है। यानी जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस समय भारतीय लोगों को चाय के बागान में काम करने के लिए जो तमिल से लेके वहां पहुंचाए गए थे और उनके जो वंशज आज वहां निवास करते हैं वही भारतीय वंशज हैं और भारतीय तमिल हैं, वो जो श्रीलंका में निवास कर रहे हैं। तमिलों की जनसंख्या मूलतः श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में निवास करती है और श्रीलंका में धार्मिक दृष्टि से इन दोनों प्रमुख समुदायों में भिन्नता देखने के लिए मिलता भी है, ताकि वो दोनों अलग अलग ढंग से अपने संस्कृति को मानते हैं। अधिकांश सिंहली भाषा भाषी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जबकि तमिल भाषा भाषी लोगों में कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की कुल आबादी लगभग 7% भाग ईसाई धर्म को मानने वालों का है, यानी कि वहां पे ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या 7% है। वे सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। जो ईसाई लोग हैं वह सिंहली भी भाषा बोलते हैं और तमिल भी भाषा बोलते हैं। इस दृष्टि से श्रीलंका की प्रजातीय समस्या में अधिक प्रभावित हो रही है। अब श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की बात करते हैं कि भारत के समान श्रीलंका भी ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था। जैसे भारत गुलाम था वैसे श्रीलंका भी तो ब्रिटिश उपनिवेश के साथ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 ईस्वी में श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका में उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति के बाद वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसा कि हम अभी वर्णन कर चुके हैं कि श्रीलंका में सिंहली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और यहाँ भाषा भाषी स्पष्ट बहुमत में है और लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। यह बात तो आप जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ वोटिंग ज़्यादा होता है, सरकार उसी की बनती है, तो संख्या का महत्व तो होता ही है। इस तरह से अतः अपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सिंहली लोगों ने निर्वाचित सरकार के माध्यम से अपनी प्रभुता कायम करने के लिए कदम उठाए। 1956 में आप देखेंगे कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका में के संसद द्वारा एक कानून बनाकर सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया। इस नए कानून के अनुरूप विश्वविद्यालय एवं आप देख सकते हैं सरकारी सेवाओं में सिंहलियों को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति अपनाई गई। और इतना ही नहीं, संवैधानिक प्रावधान में यह भी देखा गया कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को न सिर्फ संरक्षण प्रदान किया गया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाने लगा। इस प्रकार सिंहली बहुमत के नेतृत्व वाली सरकारी नियंत्रण यानी सरकारी जो निर्णय था वो सरकारी निर्णय से श्रीलंकाई तमिलों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई और आक्रोश भड़कना शुरू हो गया।
वे अपने ही देश में पराये बनना शुरू हो गए, और जब अपने ही देश में वो पराये होने लगे, उनमें सामान्य तौर पर यह भावना जागृत होने लगी कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों की नेतृत्व वाली सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनहीन है, तो तमिल लोग यह महसूस करने लगे कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत सरकार उन्हें समान राजनीतिक सुविधाओं में उनके हितों की उपेक्षा करती जा रही है। तो निश्चित है कि उनके साथ ये भेदभाव ही है। इस प्रकार भाषा, संस्कृति, धर्म एवं अन्य आधारों पर भेदभाव के कारण उनका संबंध सिंहलियों से बिगड़ता गया और धीरे धीरे आक्रोश उनके बीच में पनपना शुरू हो गया। और जब आक्रोश पनपना शुरू हुआ तो तमिलों की समस्या एवं नागरिकता के प्रश्न पर भारत के साथ भी समझौते हुए, लेकिन होना क्या था कि तमिलों की नागरिकता के प्रश्न पर फिर से अस्थायी समाधान नहीं हो सकी। और जब अस्थायी समाधान नहीं हुई, क्योंकि समझौता की शर्तों का अनुपालन सही ढंग से श्रीलंका की सरकार ने नहीं किया, तो सही ढंग से नहीं किया तो वहां पे सही ढंग से यह समाधान भी नहीं हो पाया। सिंहलियों द्वारा निरंतर ही रही उपेक्षा को ध्यान में रखकर तमिल के द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई गई। इन राजनीतिक दलों के द्वारा तमिलों को भी राजभाषा बनाने की मांग प्रारंभ की गई। इतनी ही नहीं, तमिलों द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग प्रारंभ कर दी गई। उनके द्वारा शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में समानता की मांग को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन सिंहली नेतृत्व के कार्यकर्ता सरकारों ने तमिलों की स्वायत्तता की मांगों को अस्वीकार कर दिया और 1980 ईस्वी में जब वहां की इस 1980 के दशक की जो सरकार थी, तमिलों और सिंहलियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था। सिंहलियों के द्वारा इस दशक में स्वतंत्र रूप से तमिल इलम अर्थात स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठन बनाए गए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसे LTTE के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व ऐसे कहा जाता है कि इसका नेतृत्व करने वाला प्रभाकरण था, और प्रभाकरण जो थे, इस प्रकार श्रीलंका में सिंहली लोगों के एवं सिंहली लोग जो थे, सिंहली लोगों में तमिलों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। यह संघर्ष एक प्रकार से गृह युद्ध में परिणत होता हुआ नजर आया। यह युद्ध तीव्र रूप पकड़ते चला गया और 1980 ईस्वी वाली दशक के उत्तरार्ध में भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक समझौता भी श्रीलंका की सरकार से की। इसके अंतर्गत भारतीय शांति सेना भी वहां भेजी गई, लेकिन समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं हो पाया। बाद में श्रीलंका सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपनी शांति सेना वापस बुला लिया। जब शांति सेना वापस बुला लिया तो श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा और 2009 ईस्वी में श्रीलंका की सेना की मदद से तमिल विद्रोहियों को कुचलने में सफल रही। लेकिन गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ही जातियों के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। इस क्षेत्र के अनेक परिवार अपना देश छोड़कर शरणार्थी बन गए। इससे भी कहीं बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार चौपट हो गया। आज युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन उन क्षेत्रों में स्थापित बड़ी संख्या के लोग, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हुए कि उनके पुनर्वास की समस्या कायम हो गई। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि आज भी मूल समस्या पूर्ववत कायम है। तमिलों के दिलो दिमाग में सिंहली प्रभु यानी सिंहली जो लोग हैं, तो उनके बहुलों के प्रति जो शंका की भावना पनपी है, वह इतनी आसानी से समाप्त होने वाली भी नहीं है। अतः भारत द्वारा श्रीलंका की सरकार से बार बार यह आग्रह किया जा रहा है कि वह इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढे, क्योंकि तमिल समस्या की एकमात्र अस्थायी समाधान राजनीति ही हो सकता है और सरकार को इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। चाहे जो भी सरकार हो, उसको ये समाधान करना ही चाहिए। इस क्रम में यह बात उल्लेखनीय हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिणी एशिया क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें के मामले में श्रीलंका का विकास काफी अच्छा है, लेकिन गृह युद्ध ने इस देश के सामने सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कठिनाइयों को उत्पन्न कर दिया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की सरकार के सामने आज सबसे विषम समस्या पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र से गृह युद्ध में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की समस्या बनी हुई है कि वे लोग अपने घर कहां बनाए, कहां रहे। सत्ता की साझेदारी के इस प्रकार
दो प्रतिमान मॉडल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक है प्रतिमान बेल्जियम का और दूसरा मैंने श्रीलंका के सहभागिता संबंधित समस्याएं। इन दोनों की समस्याएं लगभग एक जैसे ही थी। इन दोनों की सत्ता साझेदारी के लिए अलग अलग प्रतिमान अपनाए गए, अलग अलग ढंग से समाधान ढूंढे गए। जहां तक बेल्जियम का प्रश्न है, वहां के राजनीतिक नेतृत्व को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो राजनीति करने वाले नेतृत्व करता है, उन लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि विभिन्न प्रजाति जो लोग हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं के आधार पर देश के को एक सुनिश्चित किया जा सकता है और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए डच भाषा भाषी एवं फ्रेंच भाषा भाषी बोलने के लिए यानी जो लोग हैं, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सत्ता की सहभागिता पर सहमति भी बन गई है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उनके द्वारा जटिल जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उसका संरचना जो उसका निर्माण करने में सत्ता की सहभागिता की उनकी योजना काफी जटिल है। इस प्रकार की सत्ता की सहभागिता का दूसरा उदाहरण विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी योजना सफलतापूर्वक कार्यरत है और इससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो गई है। बेल्जियम आज यूरोपीय समुदाय का सामान्य सदस्य है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी स्थापित है। सत्ता की सहभागिता का दूसरा प्रधान मॉडल, जैसे अभी बताया गया श्रीलंका की बात, तो श्रीलंका में जैसे श्रीलंका में 79% सिंहली एवं 18% तमिल भाषी लोग रहते हैं। यहाँ भी बेल्जियम का ही अगर हम बात करते हैं कि बेल्जियम की तरह ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 1948 से ही कायम है, लेकिन बेल्जियम के से अगर सर्वथा हम यह बात करें कि यह भिन्न बहुसंख्य सिंहली समुदाय के जो लोग हैं, सिंहली समुदाय द्वारा तमिलों के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने तथा सत्ता में अल्पसंख्यकों को सहभागिता नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी एशिया का यह देश जो शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से यानी ऐसे विकास की दृष्टि से अग्रणी रहा है, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझते रहा है, वहां काफी लंबे समय तक गृहयुद्ध चला ले और परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में दोनों ही समुदाय के लोग मारे गए। जाफना जो जगह है, त्रिकोमाली क्षेत्र में बड़ी संख्या में तमिलों का पलायन भी हुआ। ये शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका रोजगार आज के समय में बिल्कुल नष्ट हो चुका है, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। 2009 ईस्वी में श्रीलंका की सेना ने गृह युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो शरणार्थियों के पुनर्वास की विकट समस्या श्रीलंका की सरकार के समक्ष कायम है और तमिलों के को सच्चे अर्थों में अगर हम देखते हैं कि सच्चे अर्थों में राजनीतिक सहभागिता दिए बिना शायद उनके मनों में विश्वास की भावना जागृत नहीं हो सकेगी। अतः भारत सरकार द्वारा श्रीलंका से आग्रह किया गया कि वह तमिल समस्या का सर्वमान्य राजनीतिक समस्या ढूंढने का प्रयास करें। इसके बिना अस्थायी शांति एवं देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो छात्रों, आगे हम अगले सीरीज में फिर मिलेंगे इसी पाठ के अगले खंड के साथ कि जो सत्ता की सहभागिता है, सहभागिता में और भी कुछ बातें हैं जो अगले सीरीज में हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। गुड बाय।